हेलो एवरीवन, वेलकम टू नोटेक्स। तो आज हम आपको फाइल करना सिखाएंगे जीएसटीआर 9। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने अपना जीएसटी का लॉगिन कर लिया है। तो यहाँ पे आप सर्विसेज टैब में आ जाइए, रिटर्न्स, एंड देन आप एनुअल रिटर्न पे क्लिक कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी फाइनेंशियल ईयर 22-23 की जीएसटीआर 9 जा रही है, जिसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर 2023 है। तो यहाँ पे आप सर्च पे क्लिक कर दीजिए। जीएसटीआर 9 फाइल करने से पहले मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट दो बातें बताना चाहूँगा जीएसटी 9 के बारे में, जो कि आपको ध्यान रखनी है फाइल करते टाइम। सबसे पहली बात तो ये कि आप जीएसटी 9 को रिवाइज नहीं कर सकते हैं। तो आपको जब भी जीएसटी 9 फाइल करनी है तो बहुत केयरफुली फाइल करनी है, क्योंकि इसको आप दोबारा से फाइल नहीं कर पाएंगे अगर आपने एक बार गलत फाइल कर दी तो। और दूसरी बात इसमें यह है कि यहाँ पे जो डेटा आ रहा है वो आपका डेटा ऑटो पॉपुलेटेड होके आ रहा है फ्रॉम जीएसटीआर 1 एंड 3B एंड अदर मंथली और क्वार्टरली रिटर्न्स दैट यू हैव फाइल्ड। मतलब जो आपने मंथली और क्वार्टरली रिटर्न्स फाइल करी हैं, या वहां से वो डेटा ऑटो पॉपुलेटेड खुद ब खुद यहीं आ रहा है आपके 9 में ऑटो पॉपुलेट होके। तो जीएसटीआर 9 फाइल करने के बेसिकली दो तरीके हैं, एक है ऑफलाइन तरीका, एक है ऑनलाइन तरीका। तो अगर आपका डेटा ज़्यादा है या फिर आप ऑफलाइन यूटिलिटी में ही ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, तो आप ऑफलाइन भी से फाइल कर सकते हैं। मैं आपको ऑफलाइन फाइल करने का तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले आप डाउनलोड्स पे जाएंगे, ऑफलाइन टूल्स, एंड देन यहाँ से आप जीएसटी 9 ऑफलाइन टूल पे आ जाएंगे, और देन यहाँ से आप जीएसटी 9 की ऑफलाइन यूटिलिटी फाइल करके डाउनलोड करना शुरू कर सकते हैं। डाउनलोड करके आप अपना प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में तो आपको सिर्फ ऑनलाइन ही फाइल करनी सिखाएंगे। तो चलिए मैं ऑनलाइन फाइल करनी आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले सर्विसेज पे आ जाइए, रिटर्न्स, एंड देन एनुअल रिटर्न पे क्लिक कर दीजिए। सर्च पे क्लिक करके आप यहाँ पे नीचे आ जाइए। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जीएसटीआर 9 ऑनलाइन रिटर्न। तो इसमें मैं आपको सबसे पहली बात ये बता दूं, जैसे अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डेट लिखा रहा है 31 जुलाई 2023। तो इसका मतलब ये है कि जो मेरा यहाँ पे डाटा ऑटो पॉपुलेट होके आ रहा है जीएसटीआर 9 में, वो 31 जुलाई 2023 तक अपडेटेड है। तो इसका मतलब है कि अभी आप वेट भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई डेटा ऑटो पॉपुलेटेड होके करेक्ट नहीं आ रहा है तो आप वेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास फाइनेंशियल ईयर 22-23 की गलतियों को सही करने का टाइम है, जो कि है 30 नवंबर तक का। मतलब अगर आप किसी इनवॉइस का आईटीसी लेना ही भूल गए हैं, यानी 22-23 का कोई आईटीसी आप 22-23 में डालना भूल गए हैं, तो अब आप उसको 23-24 फाइनेंशियल ईयर के नवंबर तक डाल सकते हैं, यानी 30 नवंबर 2023 तक आप उसको अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए हम अब स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं कि जीएसटीआर 9 को ऑनलाइन कैसे प्रिपेयर करा जाता है। तो यहाँ पे आप ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, एंड देन यहाँ पे आप नो पे क्लिक करेंगे, क्योंकि आपकी जो जीएसटीआर 9 है वो नील नहीं है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, एंड देन आप यहाँ पे नीचे आ जाएंगे। तो मैं आपको फिर से वही बात बताऊंगा कि यहाँ पे जो डेटा आता है वो ऑटो पॉपुलेटेड होके आता है आपके मंथली और क्वार्टरली रिटर्न से, एंड जो डाटा आपने अलग से डाला है वहाँ पे। तो बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत होती है इसे समझने में, लेकिन अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आप बहुत ही आसानी से जीएसटीआर 9 फाइल कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन आ रहा है। तो सबसे पहले 9 शुरू करने से पहले आप इन सभी पीडीएफ्स को डाउनलोड कर लीजिए, बिकॉज इससे आपकी काफ़ी हेल्प होगी। ये जो फर्स्ट वाला आप पीडीएफ देख पा रहे हैं, जीएसटीआर 9 सिस्टम कंप्यूटेड समरी, ये एक सिस्टम कंप्यूटेड जीएसटीआर 9 रिटर्न है, यानी सिस्टम ने जो डाटा ऑटोफिल किया है वो रिटर्न है। इसको डाउनलोड करने का ये फायदा है कि अगर आप नीचे किसी भी कॉलम में, किसी भी टेबल के किसी भी कॉलम में कोई फिगर आप डाल देते हैं अपनी तरफ से, एंड बाद में आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि जीएसटीआर 9 जो सिस्टम ने जनरेट करी थी उन्होंने कौन सी फिगर डाली थी, तो आप उस टाइम पे इस फिगर को रेफर कर सकते हैं। और उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको जीएसटीआर 1 एंड आईएफएफ की समरी पूरे साल की डाउनलोड करने का ऑप्शन दे रहे हैं पीडीएफ में, एंड उसके बाद जीएसटीआर 3 भी पूरे साल की पीडीएफ समरी डाउनलोड करने का ऑप्शन दे रहे हैं। एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है टेबल 8A। सी टेबल 8A जो डेटा है वो ऑटो पॉपुलेटेड होता है फ्रॉम 2A एंड 2B से। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये एक्सेल की फाइल डाउनलोड हो जाएगी। इसमें आपको पता लग जाएगा कि किस किस पार्टी का आईटीसी कंसीडर हुआ है एंड किसका नहीं हुआ है। तो ये डॉक्यूमेंट 8A बहुत हेल्प करेगा आपकी आईटीसी को रिकंसाइल करने में। चलिए हम शुरू करते हैं हमारी जीएसटीआर 9। हम जीएसटीआर 9 हम शुरू करेंगे टेबल नंबर 4 से। आप टेबल नंबर 4 पे क्लिक करिए। तो चलिए सबसे पहले हम टेबल 4 की हेडिंग को समझने की कोशिश करते हैं कि ये टेबल कहना क्या चाह रहा है।
यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डिटेल्स ऑफ एडवांसेस इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑन विच टैक्स इज पेबल। तो बहुत ही सिंपल टेबल है ये। अगर आपने कोई भी टैक्सेबल सप्लाई करी है तो उसको आप टेबल नंबर 4 में दिखाएंगे जिसमें आपने टैक्स पे करा है। लेकिन अब आपको एक डाउट आएगा कि यहाँ तो ये इनवर्ट सप्लाईज भी लिखा है, तो आप अपनी ऐसी परचेज भी यहीं दिखाएंगे जिसमें आपने आरसीएम बेसिस पे टैक्स पे करा है। इसका रीजन मैं आपको बता देता हूं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि टेबल 4 की मैचिंग होगी टेबल 9 के साथ। टेबल 9 में आता है टैक्स पेबल कितना था और आपने कितना पे किया। तो आप जो टैक्स पे करते हैं उसमें जो टैक्स आपने आरसीएम बेसिस पे करा होगा वो भी आ रहा होगा। तो इस रीजन की वजह से हम टैक्स पेड ऑन आरसीएम बेसिस को भी यहाँ पे ऐड करते हैं इन टेबल 4। अब टेबल 4 की आइटम्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो आइटम्स ऑटोफिल्ड होके आ रही हैं, तो ये सिस्टम ने पिक करी हैं फ्रॉम जीएसटीआर 1, क्योंकि आप सेल्स की डिटेल्स जीएसटीआर 1 में ही देते हो। 3B में तो हम सिर्फ टोटल फिगर्स डाल देते हैं, तो टैक्स पे करने के लिए सिर्फ। तो अब यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ जो फिगर्स आ रही हैं उस वो फिगर्स बुक्स या 3B से मैच ना करें, क्योंकि आपने जीएसटीआर 1 में गलतियां कर दी थी। तो आपको क्या करना है, आपको फिर यहाँ पे डाटा को एडिट करना है एंड फाइनल डेटा जो रिकनसाइल होके आ रहा है वो आपको यहाँ पे डालना है। दूसरी बात, टेबल में सिर्फ उसी फाइनेंशियल ईयर का डेटा आएगा जिस फाइनेंशियल ईयर की हम रिटर्न भर रहे हैं। तो हम जैसे 22-23 की रिटर्न भर रहे हैं तो हम सिर्फ 22-23 का ही डेटा जो हमने 22-23 की रिटर्न्स में दिखाया है वही आएगा। मतलब 21-22 का जो इफेक्ट आपने 30 नवंबर 2022 तक करे होंगे वो यहाँ पे नहीं दिखाने, प्लस 22-23 की कुछ करेक्शंस आपने 23-24 में करी होंगी वो भी यहाँ पे नहीं आएंगी, बिकॉज ये करेक्शन जाएगी इन टेबल नंबर 10 जिसका डिफरेंशियल टैक्स आप पे करेंगे इन टेबल नंबर 14। और यहाँ पे देखेंगे आपकी जो फिगर्स आ रही हैं वो सब कंसोलिडेटेड बेसिस पे आ रही हैं, प्लस आपको कहीं भी डुप्लीकेसी नहीं करनी है कि कोई बी टू बी की आइटम आपने टीम एक्सपोर्ट में डाल दी या कोई SCZ की आइटम आप SCZ में भी शो कर रहे हैं प्लस B2B में भी कर रहे हैं। ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो अब इनके कॉलम्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए आप यहाँ पे आ रहा है B2C, तो यहाँ पे आप B2C की फिगर को मैच कर लीजिए। यहाँ पे आपकी B2B की फिगर्स आ जाएंगी। सी पॉइंट में आपकी वो एक्सपोर्ट आएंगे जिसपे आपने टैक्स पे करा है। डी में आपकी वो सप्लाईज आएंगी जिसमें आपने पे करा है टैक्स और आपने सप्लाईज करी है टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ई में आपके डीम्ड एक्सपोर्ट्स आएंगे। एफ में आपके वो एडवांसेस आएंगे जिसमें आपने टैक्स तो पे कर दिया बट इनवॉइस इशू अभी तक नहीं करा, एंड वो फिगर आपकी ऊपर A to E वाले किसी भी कॉलम में नहीं आ रही है। जी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको परचेज की फिगर डालनी है जिसपे आपने आरसीएम बेसिस पे टैक्स पे करा है, एंड ये यहाँ पे क्यों डालना है इसका रीजन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, क्योंकि आपको इसकी मैचिंग करनी है टेबल 9 के साथ। अब एच में आता है टोटल। टोटल यहाँ पे अपने आप आ जाता है। अब नीचे आएंगे, नीचे अब यहाँ पे देखेंगे आप आई एंड जे। आई एंड जे में क्या आता है, आई में आता है क्रेडिट नोट्स एंड जे में आते हैं डेबिट नोट्स। तो ये ऑटोमेटिकली आपकी रिटर्न से ऑटोफिल होके आ जाता है डेटा। और के में आपकी वो सप्लाईज आएंगी जो आपने अमेंडमेंट करके बढ़ाई थी इन योर रिटर्न्स, एंड एल में आपकी वो सप्लाईज आएंगी जो आपने कम करी है अमेंडमेंट करके। पिछले साल तक ये फिगर्स नेट करके दिखा दी जाती थी, लेकिन इस साल से इन फिगर्स को अलग से दिखाना मैंडेटरी कर दिया है। इसलिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो डाटा ऑटोफिल होकर भी आने लगा है। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको सिर्फ वही एडजस्टमेंट शो करनी है जिस जो सेम ईयर में हो रही है, सेम ईयर की, मतलब 22-23 की 22-23 में हो रही है। यहाँ पे डाटा डालने के बाद आप इसको सेव कर दीजिए। तो चलिए हम अब टेबल नंबर 5 को देखते हैं। चलिए अब हम टेबल नंबर 5 की हेडिंग को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिखा है डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑन विच टैक्स इज नॉट पेबल। फॉर एग्जाम्पल एग्जेम्प्ट सप्लाईज, नॉन जीएसटी सप्लाईज, नील रेटेड सप्लाईज। इसलिए हम यहाँ सिर्फ वैल्यूज लिखेंगे क्योंकि यहाँ टैक्स की बात ही नहीं हो रही है। मीन्स यहाँ पे ऐसी सप्लाईज भी आ जाएंगी जिसमें सामने वाले पर्सन ने टैक्स भरा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जीटीए की सर्विस देते हो एंड आपने आरसीएम का ऑप्शन ले रखा है 5% का, तो उस केस में टैक्स कौन पे करता है? उस केस में टैक्स रेसिपिएंट पे करता है आपके बिहाफ पे। तो वो वैल्यू सी में आ जाएगी। अगर आप देखेंगे कि सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड बाय द रेसिपिएंट ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, तो वो यस वो अमाउंट यहाँ आ जाएगी, अपने आप आ जाएगी। तो बहुत बढ़िया बात है। अगर नहीं आ रही है तो आप खुद से एडिट करके भी यहाँ फिल कर सकते हैं वो अमाउंट। उसके बाद ए और बी अगर आप देखेंगे तो ये सेम चीज टेबल नंबर 4 में भी थी, बट उसमें एक डिफरेंस था कि वहां पे विद पेमेंट ऑफ टैक्स था। यानी अगर हमने एक्सपोर्ट करा है आउटसाइड इंडिया या फिर हमने सप्लाईज करी है SCZ को विद पेमेंट ऑफ टैक्स, तो वो टेबल नंबर 4 में आती है।
बट अगर विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स वो सप्लाईज करी गई हैं, यानी आपने लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फाइल करके ऐसी सप्लाईज करी थी, तो वो टेबल नंबर 5 में आएंगी। फिर आप देख सकते हैं डी में एग्जाम्प्ट सप्लाईज आ जाएंगी, ई में आ जाएंगी नील डेटेड सप्लाईज, एफ में आ जाएंगी ऐसी सप्लाईज जो कि नॉन जीएसटी सप्लाईज हैं, यानी जो जीएसटी एक्ट के अंदर कवर ही नहीं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल एल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। उसके बाद आप देखेंगे जी, तो अपने आप कैलकुलेट होके आ जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट, जो इन ऊपर वाली ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है, वो अपने आप यहाँ ऑटो फिल होके आ जाएंगे। अगर नहीं आ रहे हैं तो आप खुद से भी एडिट कर सकते हैं। उसके बाद अमेंडमेंट्स, जो मैंने आपको टेबल नंबर 4 में बताई थी, उसी तरह से यहाँ भी अमेंडमेंट्स आ जाएंगी। तो आप इसको यहाँ से सेव कर देना। तो चलिए अब आते हैं टेबल नंबर 10, 11, 12, 13 पे, देखते हैं इसकी हेडिंग क्या कहती है। Particulars of the transactions for the financial year declared in returns of the next financial year till the specified period। यानी 22-23 की गलतियां जो आपने 23-24 में ठीक करी, उसकी डिटेल्स यहाँ पे आएंगी कंसोलिडेटेड बेसिस पे, एंड स्पेसिफाइड पीरियड से यहाँ मतलब है 30 नवंबर 2023 तक। तो चलिए देखते हैं कि टेबल नंबर 10 में कौन सी आइटम्स आएंगी। टेबल नंबर 10 में वो आइटम्स आएंगी अगर आपने कुछ इन्वॉइसेस या डेबिट नोट्स आप डालना ही भूल गए थे, या फिर अमाउंट कम चली गई थी 22-23 की जीएसटी रिटर्न करते टाइम, तो उस फिगर को आप यहाँ पे दिखा दीजिए। इससे आपकी जो सेल्स की फिगर कम गई थी 22-23 की रिटर्न में, वो अपने आप सही हो जाएगी। और टेबल नंबर 11 की अगर बात करी जाए, तो अगर आपने सेल्स ज़्यादा दिखा दी थी गलती से 22-23 के रिटर्न्स में, या फिर कुछ क्रेडिट नोट्स रिपोर्ट करना ही भूल गए थे, तो उसको आप 11 नंबर में डाल दीजिए। एंड आपको टैक्स की फिगर्स भी यहाँ खुद से कैलकुलेट करके डालनी पड़ेंगी, बिकॉज यहाँ पे टैक्स अपने आप कैलकुलेट होकर नहीं आता है। और अब आते हैं टेबल नंबर 12 एंड 13 पे। टेबल नंबर 12 एंड 13 बेसिकली आपके आईटीसी से रिलेटेड है। अगर आपने आईटीसी को रिवर्स करा है अगले साल, तो वो फिगर टेबल नंबर 12 में आएगी। एंड अगर आपने आईटीसी अवेल करा है अगले फाइनेंशियल ईयर में, तो वो टेबल नंबर 13 में आ जाएगा। और जो भी अमाउंट आप टेबल नंबर 12-13 में डालोगे, वही अमाउंट टेबल नंबर 8C में आएगा। इसका आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि जो अमाउंट आप टेबल नंबर 12-13 में डालोगे, वो अपने आप ऑटोफिल हो जाएगा टेबल नंबर 8C में। अब जो आपने टैक्स डिक्लेयर करा है इन टेबल नंबर 10 एंड 11, उसको आप टेबल नंबर 14 में डाल दो, बिकॉज यहाँ डाटा ऑटोफिल होके नहीं आता है। ये रहा टेबल नंबर 14। तो अब यहाँ पे जो भी आपने टैक्स डिक्लेयर करा था इन टेबल नंबर 10 एंड 12, उसको आप टेबल नंबर 14 में डाल देना, बिकॉज यहाँ डाटा ऑटोफिल होके नहीं आता है। तो यहाँ पे आपके खुद से डाटा को डालना पड़ेगा, और डाटा डालने के बाद आप यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दीजिएगा। चलिए अब आते हैं टेबल नंबर 6 पे, देखते हैं टेबल नंबर 6 क्या कहता है। तो टेबल नंबर 6 कहता है डिटेल्स ऑफ आईटीसी अवेल्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। जो आपने 22-23 का आईटीसी अवेल करा है यहाँ पे, बस उसका ब्रेकअप देना है आपको। तो अगर आप ये कॉलम ए देख रहे हैं, तो ये पूरा डेटा ऑटो पॉपुलेट होके आ रहा है आपकी 3B के टेबल नंबर 4A से, आपके पूरे फाइनेंशियल ईयर का। इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो अब वो नीचे आपसे इसी चीज़ का बाइफर्केशन मांग रहे हैं। बी में आपकी ऐसी परचेज आएंगी जो अदर देन इम्पोर्ट एंड आरसीएम है, बट इंक्लूड करती हैं ऐसी सर्विसेज जो आपने रिसीव करी हैं फ्रॉम SCZ, यानी नॉर्मल परचेज जो होती है बिजनेस की, वो यहाँ पे आएगी। सी में आपकी ऐसी परचेज आएंगी जो आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन से करी है, एंड यू आर लायबल टू पे टैक्स ऑन आरसीएम बेसिस, यानी आपने रिवर्स चार्ज पे उस पर टैक्स पे करा है। डी में आपकी ऐसी परचेज आएगी जो आपने रजिस्टर्ड पर्सन से करी है, बट आपने ही आरसीएम बेसिस पे टैक्स पे करा होगा। ई में आपकी वो परचेज आएंगी जो आपने इंपोर्ट करी है फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, या फिर आपने SCZ से परचेज करा है। और ये डाटा आपको ध्यान से डालना है 6E वाला, क्योंकि ये डाटा आपका जाएगा टेबल नंबर 8H ऑफ GSTR 9, यानी इसी GST रिटर्न की 8H में ये डाटा अपने आप ऑटोफिल होके चला जाएगा। एंड अगर आप 6F की बात करें, 6F कहता है इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज एक्सक्लूडिंग इनवर्ड सप्लाईज फ्रॉम SCZ, क्योंकि ये वाली सप्लाईज हम ऊपर ले चुके हैं। तो यानी F में आपने इंडिया के बाहर से कुछ सर्विस ली है, उसकी फिगर आ जाएगी। अब 8G की अगर बात करें, तो 8G कहता है 8G में आपको वो आईटीसी आएगा जो आपने ISG से मिला है आपको, यानी आपके इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ने जो आपको एलोकेट करा है आईटीसी, वो यहाँ आ जाएगा। H में अगर आपको ध्यान होगा, एक रूल है 180 डेज के रिवर्सल वाला, उसकी वजह से पहले तो आपने आईटीसी रिवर्स किया था, फिर अब पेमेंट करने के बाद आप उसको रिक्लेम कर रहे हैं, तो वो आईटीसी अब यहाँ पे डाल सकते हैं उस फिगर को। सब टोटल अपने आप आ जाएगा, डिफरेंस अपने आप आ जाएगा,
ट्रान 1 ट्रान 2 की बात करें तो ये 2018 तक रेलेवेंट थे, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। अब आते हैं टेबल नंबर 6M पे। ये टेबल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपने 22-23 की रिटर्न भरते टाइम 21-22 का कोई भी आईटीसी अवेल करा था तो वो आप 6M में डालेंगे। एंड अगर आपका यहाँ पे कुछ डिफरेंस आ रहा है तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, क्योंकि हम इसकी मैचिंग टेबल 8A में करेंगे। चलिए, मैंने आपको टेबल नंबर 6 के सभी कॉलम्स तो समझा दिए हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे फिगर्स कैसे आपको डालनी है। अगर आप ऊपर आएंगे तो आप देखेंगे टेबल नंबर 6 का कॉलम नंबर बी, तो यहाँ पे लिखा है इनपुट्स कैपिटल गुड्स एंड इनपुट सर्विसेज। अब यहाँ पे आपको इनपुट्स का आईटीसी यहाँ डालना है, कैपिटल गुड्स का आईटीसी यहाँ डालना है, इनपुट सर्विस का आईटीसी यहाँ डालना है। मतलब आपको अलग अलग शो करना है सबका। कैपिटल गुड्स मतलब आपने कोई मशीनरी खरीदी अपने बिजनेस के लिए, तो उसके अगेंस्ट आपका कितना आईजीएसटी था, कितना सीजीएसटी था, कितना एसजीएसटी था और कितना सेस था, इफ था, तो आपको वो यहाँ डालना है। सेम गोज फॉर इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज। एंड उसके बाद नीचे आके आप यहाँ पे डाटा सेव कर दीजिए। चलिए बात है टेबल नंबर 7 पे। ये बात करता है आपके आईटीसी रिवर्सल्स की। तो सबसे पहला कॉलम है रूल नंबर 37 का। इसमें आपने जो आईटीसी पहले क्लेम कर लिया था बट आप अपने सप्लायर को 180 डेज में पेमेंट नहीं कर पाए हैं, तो वो आईटीसी आपको रिवर्स करना पड़ेगा। तो वो फिगर आपको यहाँ दिखानी पड़ेगी। उसके बाद बात करते हैं रूल नंबर 39 की। ये रूल एप्लीकेबल होता है टू इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग देयर आईटीसी। उसके बाद बात करते हैं रूल नंबर 42 की, यानी रिवर्सल ऑफ आईटीसी रिलेटेड टू इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज। मतलब यहाँ पे आपको वो आईटीसी रिवर्स करना है जो इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज का है बट दे आर रिलेटेड टू एग्जेम्प्टेड एंड टैक्सेबल गुड्स। और उसके बाद बात करते हैं रूल 43 की। यहाँ पे आपको वो आईटीसी रिवर्स करना है कैपिटल गुड्स का जो कि रिलेटेड है टू एग्जेम्प्टेड एंड टैक्सेबल गुड्स। उसके बाद बात करते हैं 17(5) के ब्लॉक क्रेडिट की। वो आपको यहाँ पे फिगर्स डालनी है। उसके बाद बात करते हैं रिवर्सल ऑफ ट्रान 1 क्रेडिट एंड रिवर्सल ऑफ ट्रान 2 क्रेडिट। इन दोनों को आप इग्नोर कर दीजिए। उसके बाद H1 की बात करते हैं। तो H1 बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे कॉलम है। तो टेबल 7 H1 हम तब यूज़ करेंगे जब अदर रिवर्सल दिखाना चाहते हैं। यानी 2022-23 में आपने 2021-22 का कोई रिवर्सल किया था तो वो हम टेबल H में दिखा देंगे ताकि उसका इम्पैक्ट हम ख़त्म कर सकें। और अगर आप यहाँ पे ज़्यादा एडजस्टमेंट्स भी शो करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं उन एडजस्टमेंट्स को। एंड उसके बाद आप यहाँ पे आके सेव कर दीजिए। तो चलिए अब हम टेबल नंबर 8 शुरू करते हैं। टेबल नंबर 8 में आप पहला देख सकते हैं, पहला कॉलम ये ऑटो पॉपुलेट होकर आ रहा है हमारी जीएसटीआर 2A से। इसका डेटा हमारा जीएसटीआर 2A से ऑटो पॉपुलेट होकर आ रहा है। उसके बाद अगर बात करें 8B की, तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ टेबल 6 करते टाइम कि टेबल 6B एंड 6H की फिगर्स यहाँ पे अपने आप ऑटो फिल हो जाएंगी जब आप वहाँ पे डालेंगे। उसके बाद बात करते हैं 8C की। तो 8C में वो फिगर आएंगी जो आपने टेबल नंबर 12 एंड 13 में डाली थी, अगर आपको याद हो। जैसे अगर आपने 10,000 रिवर्स करे थे इन टेबल नंबर 12, तो आप यहाँ पे सिंपली माइनस के 10,000 डाल दीजिए। लेकिन अगर आपने कोई आईटीसी अवेल करा था, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई आईटीसी अवेल करा था 20,000 का, तो इन टेबल नंबर 13 तो आप पे यहाँ 20,000 लिख दीजिए। जैसे मेरा यहाँ कोई नहीं है तो मैं इसको ब्लैंक कर रहा हूँ। और उसके बाद टेबल नंबर डी आता है। तो 8D आता है डिफरेंस का। यहाँ पे आपका डिफरेंस नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर आ रहा है तो वो बस ये 3 नीचे दिए गए पॉइंट्स की वजह से हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये आप देख पा रहे हैं 8E आईटीसी अवेलेबल बट नॉट अवेल्ड। मतलब आपके पास आईटीसी अवेलेबल था लेकिन आपने अवेल ही नहीं करा, यानी स्पेसिफाइड डेट निकल गई 30 नवंबर तक की। उसके बाद बात करते हैं 8F की, आईटीसी अवेलेबल बट नॉट एलिजिबल। मतलब वो आईटीसी जो कि इनएलिजिबल है, आप उसे ले ही नहीं सकते बिकॉज वो आईटीसी ब्लॉक्ड है। उसके बाद बात करते हैं 8G की। तो 8G की अगर बात करें, 8G में आते हैं आईजीएसटी पेड ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। तो ये डेटा ऑटोफिल होके आता है। उसके बाद हम बात करते हैं HIJ के, ये सब अपने आप ऑटो कैलकुलेट हो जाएंगी फिगर्स। लेकिन अगर के की बात करें तो के में आपका वो आईटीसी आ जाएगा जो इस साल आपका लैप्स होगा। उसके बाद आप इसको सेव पे क्लिक करेंगे। तो आप एक बात का ध्यान रखेंगे कि 8D में अगर कोई डिफरेंस आ रहा है एंड वो नीचे वाले पॉइंट्स की वजह से नहीं है, तो फिर कोई ना कोई दिक्कत है। बिकॉज फाइनेंशियल ईयर 22-23 से हमारा जो आईटीसी है वो भी जीएसटीआर 2B बेस्ड हो चुका था। मतलब जितना आईटीसी 2B में आ रहा होता था उतना ही आप क्लेम से कर सकते हो। तो अगर कोई डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब हो सकता है कि आपने कहीं ना कहीं पे कोई मिस्टेक करी है, तो आप उसको प्लीज़ चेक करिए। तो चलिए अब देखते हैं टेबल नंबर 9। इसमें आप देख सकते हैं
ये सारा डेटा ऑटो पॉपुलेट होके आ रहा है एंड आप इसको एडिट भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आपका वो टैक्स आ रहा है जो आपने पे करा है कैश या क्रेडिट से। बट टैक्स पेबल का देखिए, यहाँ ऑप्शन है आपके पास एडिट का, तो टैक्स पेबल वाली टेबल हम आगे एडजस्टमेंट्स के लिए यूज़ करेंगे। तो अगर हम कोई मिस्टेक सही कर रहे हैं जीएसटीआर 9 में, तो जो टैक्स का डिफरेंस होगा उसकी एडजस्टमेंट आपको यहीं पे करनी होगी। एंड अगर कोई पेमेंट बनेगी तो हम उसको DRC 03 से पे करेंगे एंड अगर कोई रिफंड बनता है तो हम उसको RFD 01 से क्लेम कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं टेबल नंबर 15, 16, 17 एंड 18। 15, 16 एंड 18 को आप छोड़ भी सकते हैं क्योंकि ये ऑप्शनल टेबल्स हैं। टेबल नंबर 17 आपको डालना ही पड़ेगा। चलिए देखते हैं इस टेबल में क्या है। तो टेबल नंबर 17 कहता है HSN वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, यानी आपको HSN वाइज समरी देनी है अपनी सेल्स की। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ HSN डालता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने ये HSN डाला, तो यहाँ पे अब मैं यूनिक क्वांटिटी कोड सिलेक्ट करूँगा। मान लीजिए मैंने ये सिलेक्ट करा, मैं डाल दूंगा कि मैंने 1 2 3 4 टैक्सेबल वैल्यू में जैसे मान लो मैं डाल दूंगा 1 लाख रुपए, रेट में डाल दूंगा उसके रिलेटेड जो IGST, CGST एंड SGST होगा, ये सब डाल के यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा। तो जब आप सब डिटेल्स फिल कर देंगे उसके बाद आप प्रीव्यू पे क्लिक कर सकते हैं एंड आप ड्राफ्ट GSTR 9 को PDF या एक्सेल में डाउनलोड करके अपना डेटा चेक कर सकते हैं। फिर जब आप ड्राफ्ट को चेक कर लेंगे तब आप क्लिक करेंगे कंप्यूट लायबिलिटीज़ पे। तो इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी टेबल नंबर 19 एक्टिव हो गई है। तो अगर आपकी कोई लेट फी बनती होगी तो वो यहाँ अपने आप कंप्यूट हो जाएगी। उसके बाद आप देखेंगे कि प्रोसीड टू फाइल का बटन एक्टिव हो जाएगा, तो आप प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करके फाइनल सबमिट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपने प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक कर दिया है, आपके पास फिर भी एक ऑप्शन है कि आप GSTR 9 को एडिट कर सकते हैं। उस पर होगा ये कि आपको बस लाइबिलिटीज़ दोबारा से कंप्यूट करनी होंगी एंड दोबारा से प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करना होगा। बट अगर आपने फाइनल सबमिट कर दिया है तो आप GSTR 9 फिर एडिट नहीं कर पाएंगे। तो फाइनल सबमिट बहुत ही ध्यान से करिएगा आप। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको फॉर्म क्लियर हो गया होगा। मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।